I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover current affair previous year question of 2024 of CDS paper 2. आज हम CDS paper 2 के current affairs के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. Let's start. जैसा कि आपको पता है CDS में करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा है. इस बार 25 अराउंड क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हैं. आप इस सेक्शन को लाइटली नहीं ले सकते हैं. आज हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स सेक्शन उठाए, गवर्नमेंट स्कीम्स पे एम्फसाइज किया गया और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का लेवल किस तरीके से यूपीएससी टच कर रहा है सिविल सीडीएस एग्जामिनेशन में. जैसे कि हम लोग सिविल सर्विसेज में देखते हैं, सीएपीएफ में देखते हैं, उस लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं जो सीडीएस में पूछे जा रहे हैं. तो हम सीडीएस 2024 रिटन एग्जामिनेशन के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मिशन ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 2023. 2023 में इसरो के मेजर मिशन कौन से हैं इसमें पूछा गया है. चंद्रयान 3 के बारे में बोला गया है, सोलर मिशन आदित्य 11 के बारे में बोला गया है, लिक्विड फ्यूल पावर रॉकेट के बारे में बोला गया है, सोलर पावर्ड रॉकेट के बारे में बोला गया है. तो ऑप्शंस जो बोले जा रहे हैं 1 and 2 बोला जा रहा है, 1 2 3 बोल रहे हैं, 3 and 4 बोल रहे हैं, 1 2 3 4 बोल रहे हैं. जैसे कि आपको पता है चंद्रयान 3 के बारे में, ये मून पे हमारे साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात की जा रही है. ये सक्सेसफुल था, सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था. आदित्य L1 जो कि एक टू स्टडी द सन आउटर मोस्ट कोरोना, द स्टडी ऑफ सन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट कोरोना की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन की बात की जा रही है. लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट एंड सोलर पावर्ड रॉकेट इसरो के नहीं है. So here the correct answer is only 1 and 2. So 1 and 2 is the correct answer जो इसरो के 2023 में स्टार्ट किए गए थे. That is 1 and 2 is the correct answer. चंद्रयान 3 and सोलर मिशन आदित्य L1 जो कि आदित्य L1 टू स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कोरोना की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं मिशन शक्ति. देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आप पेपर देखें तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन जो अदर एग्जामिनेशन सिविल्स होते हैं और सीएपीएफ होते हैं उसमें ये रिपीटेड पूछा गया है. मिशन शक्ति ऑफ डीआरडीओ रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग. मिशन शक्ति जो डीआरडीओ का है वो किससे संबंधित है? लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट यूजिंग सिंगल रॉकेट, लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट, यूज ऑफ हाई पावर्ड रॉकेट इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. बेसिकली ये क्या किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. कहां पर डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं? ये लियो में करने की बात कर रहे हैं जो कि 300 किलोमीटर अवे है. कहां पर है ये? 300 किलोमीटर अवे में है. ये लियो की बात कर रहे हैं. दैट इज लो कहां पर है? लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. ये बेसिकली क्या किया गया था? जो फंक्शन जो सैटेलाइट डिसफंक्शनल हो चुकी है, जो काम नहीं कर रही हैं, उसको ये हटाने की बात कर रहे हैं. आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है. आई थिंक इट्स नॉट गेटिंग रब. चलिए, सो मिशन शक्ति के बारे में हमने आपको बताया. दैट इज आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट. यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्बिट सैटेलाइट. कहां पर? लियो की बात कर रहे हैं. इट इज टॉकिंग ऑफ लियो. लियो क्या बात कर रहा है? लो अर्थ ऑर्बिट की बात ये कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट ऑफ लियो, लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. द आंसर इज डी. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. 31. ये देखिए मैच द लिस्ट की बात कर रहे हैं. लिस्ट 1 को करेक्ट फॉर्म में मैच करना है. नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स कहां पर है? एलबीएस नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एलबीएस मतलब लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी. नेक्स्ट वन दैट इज नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको अगर पता है कि नेशनल लबासना जिसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स होते हैं, वो मसूरी में होता है. द बी का आंसर 1. नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट्स एंड अकाउंट ये आपकी शिमला में होती है, जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट ऑफिसर बनते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू. सो देखिए बी का 1 है हमारा.
बी का आंसर 1 है, सी का आंसर हमारा 2 है। देखिए 1 एंड 2 कहीं मैच कर रहा है क्या आपका आंसर? दैट इज बी का 1 एंड 2। देखिए दो ऑप्शन बी और सी मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी बात बोली जा रही है नेक्स्ट वन, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पर है ये आपका? दैट्स इन, इट इज इन मुंबई। कहां पर है ये आपके? और नेशनल एकेडमी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेयर दिस इट इज देयर इन नेशनल एकेडमी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज डी, आंसर इज 3, दैट इज इन मुंबई। और ये कहां पर है? पाला सुंदरम में। द आंसर इज, दैट इज कॉल्ड, ए का आंसर इज 4 एंड डी आंसर इज 3, 4 1 2 3, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पर है। तो देखिए कई बार ये स्टैटिक जीके पोर्शन में आ जाता है, इतना हमको कवर अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्लैग कोड की बात करें, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इज सुपरसीडेड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, करेक्ट। द स्टेट एनवेलप ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, अगेन इट इज करेक्ट। फ्लैग को बोला गया कि इसका कहीं कितना भी बड़ा साइज हो सकता है, जो भी रेशियो होता है लेंथ और ब्रेथ का वो 3:2 में होता है, जो इसको याद रखना है। और नेशनल एनवेलप लैंड कैपिटल अशोका के सारनाथ से लिया गया है। सो हियर बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट की बात की जा रही है कि इसमें से नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट का पार्ट नहीं है। देखिए इसमें एयर क्वालिटी की बात की जाती है, एनर्जी ग्रीन बिल्डिंग की बात की जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग की बात की जाती है, लेकिन रूरल प्लानिंग एंड ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं की जाती है, ठीक है। ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी की बात तो की जाती है, बट रूरल प्लानिंग की बात नहीं की जाती है इसमें। इसमें रूरल प्लानिंग जैसे ही शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट का पार्ट नहीं है, तो रूरल प्लानिंग एंड ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। एनर्जी एंड ग्रीन बायोडाइवर्सिटी इसका पार्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट इसका पार्ट है, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी इसका पार्ट है, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग इसका पार्ट है, बट रूरल प्लानिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आपको डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसको यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप उसको बचा के रख सके। द आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करें, इंडियन लीगल सिस्टम की बात करें। इसमें बोला जा रहा है कौन सा कंपोनेंट है जो इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में बात करता है। देखिए जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है प्रिंसिपल एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। संविधान में जो चीज बात बोली जा रही है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स, उसके बारे में बात की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एनफोर्स एन ऑब्लिगेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की बात की जा रही है, एंड लीगल एंड जुडिशियल पर्संस की बात की जा रही है। तो इंडियन लीगल सिस्टम में ये चारों ही कंपोनेंट्स की बात बखूबी कही गई है। तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3 4 इज करेक्ट। सो जो बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, जो कानून गवर्नमेंट बनाती है, स्टैच्यूटरी लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है, जो राइट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स में बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स की बात की जा रही है, लीगल एंड जुडिशियल पर्संस की बात की जा रही है, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं इंडियन लीगल सिस्टम में जो कि हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि है, जो इसके बारे में बात की जाती है, जो कि करेक्ट बोला जा रहा है। तो अगर हम वाइब्रेंट विलेज की बात की जाए, जिसमें कि इंप्रूव की जाती है क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है, इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर एरियाज की बात की जा रही है, रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो इसमें याद रखना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब क्या है कि मतलब सेंटर्स को स्पॉन्सर्ड करेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। द प्रोग्राम इज लॉन्च इन 2021, नहीं, प्रोग्राम 2021 में लॉन्च नहीं किया गया था, प्रोग्राम आपका 2023 में लॉन्च किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मणिपुर आर सिलेक्टेड, जी नहीं ना, इसमें ये साले नहीं, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को इंक्लूड किया गया था। और इसमें विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इन सब की बात नहीं की जा रही थी, चाइना बॉर्डर की बात की जा रही थी, इसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड। तो ये सारे प्रोग्राम हैं। तो हियर ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्प्रिंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की है, 2022-23 से स्टार्ट किया गया था, 25-26 तक इसका टेन्योर की बात की जा रही थी।
इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की बात की जा रही है। इसमें इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लिविंग। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या करना है, इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लिविंग। ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज में है, बेसिकली चाइना बॉर्डर पे है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल पे है, उत्तर प्रदेश वाला नेपाल बॉर्डर पे, इसका जिक्र नहीं किया गया। तो आंसर इज ए इज करेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट स्कीम्स पे स्पेशल फोकस किया गया है इस बार सीडीएस के एग्जामिनेशन में। ऑफ 25 प्लस क्वेश्चन अराउंड हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, किसको अवार्ड नहीं मिला है नोबेल प्राइज का? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन ऑफ राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन SCRA। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला हुआ है, कब मिला हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? आप 2020 में नोबेल प्राइज मिला है इसको, 2020 में मिला हुआ है इसको। ILO को कब मिला हुआ है? ILO को 1969 में मिला हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन UNSCR को कब मिला हुआ है? इसको 2 बार मिला हुआ है, 1954 में मिला हुआ है एंड 1981 में मिला हुआ है। बट यूनेस्को को नहीं मिला हुआ है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ। तो करेक्ट आंसर इज नाउ नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो जो एग्रीमेंट हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला कौन सा हुआ है, सबसे बाद में कौन सा हुआ है। ठीक है, इसमें बोला गया है ताशकंद एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन, किस तरीके से मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है रिस्क को जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से होता है। ताशकंद एग्रीमेंट की बात करें, हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था 1966 में, जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हुआ था 1965 में। तो ये हुआ था आपका 1966 में। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी 1960 में हुई थी, जिसमें बोला गया था कि 80% पानी है जो पाकिस्तान यूज करेगा, 20% जो वाटर है इंडस का वो इंडिया यूज करेगा। एग्रीमेंट की बात करें, ये 1988 में हुआ था। सेम वे ये भी 1988 में हुआ था। सबसे पहले आपकी बात करें तो आपको आंसर मार्क करना है 2134। फिर ये हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे 88 में, फिर नेक्स्ट रिड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन की हुई थी। सो 2134 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इतनी चीज आपको याद करनी है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुई थी। ताशकंद एग्रीमेंट आपके लाल बहादुर शास्त्री के टाइम हुआ था, और 1988 वाला ये वाले 2 राजीव गांधी के टेन्योर में जब प्रधानमंत्री थे तब हुआ था। देखिए SCO से क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। विथ रिगार्ड टू SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO इज रशिया एंड चाइनीज। SCO enjoy observer status in United Nations General Assembly. SCO consists of 13 मेंबर। क्या SCO में 13 मेंबर हैं? जरा सोचिए। अभी रिसेंटली 2024 में जुलाई में 10th मेंबर इंक्लूड किया गया है, उसका नाम है बेलारूस। जो 10th मेंबर ऑफ SCO का ऐड किया गया था वो क्या गया था? बेलारूस। जो 9th मेंबर है जो इंक्लूड किया गया था वो है ईरान। अब इंडिया SCO का पार्ट है। यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ SCO, और हम 2017 में इंडिया अलोंग विद पाकिस्तान बिकम अ पार्ट ऑफ SCO। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। ठीक है, अब इसमें 13 मेंबर तो है नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट में काट दूंगा। तो मैं डी ऑप्शन काट दूंगा, बी ऑप्शन काट दूंगा। और SCO स्टेटस एंजॉय करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ये भी सही ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज सी। आई विल गो विद सी ऑप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए SCO बहुत टॉप रिसेंटली इसका समिट कजाकिस्तान में हुआ था 2024 का, और 23 वाला इंडिया ने होस्ट किया था। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी आए हैं, आप थोड़ा बहुत समझें और कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? किसके बारे में बात कर रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? तो ये क्या है? अ विंग अंडर सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, अ डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, a global money laundering and terrorist financing watchdog, a United Nation एंटी करप्शन एजेंसी। देखिए इसकी बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये कब बना? ये 1989 में बना। इसका काम क्या था? ये जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको कॉम्बैक्ट करना, उसको रोकना, टेरर फाइनेंसिंग
को ध्यान में रखना। आफ्टर 9/11 जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ 9/11 का, तो इसको कॉम्बैक्ट फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी इंक्लूड किया गया। और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स है जो टेरर फाइनेंसिंग को देखती है किस तरीके से फाइनेंसिंग हो रही है। तो ये 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन काम था ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखना, उसको रोकना, किस तरीके से ये काम हो रहा है। ठीक है, द आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से क्वेश्चन पूछा गया है। काफी स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड बिफोर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अ रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कुछ चेंजेस करने हैं तो 2/3 मेजोरिटी का जरूरत है प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए। क्या बोलता है? एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर इन यूनाइटेड नेशन। अगर आपको यूनाइटेड नेशन में नए मेंबर इंक्लूड करने हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, करेक्ट, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी बात सही की जा रही है। सो हियर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करी जा रही है। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत पर्व की बात करें, भारत पर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। बेसिकली रिपब्लिक डे के दिन से स्टार्ट होता है, 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भारत पर्व हम लोग बनाते हैं बेसिकली। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, लोकल फॉर व्हीकल, ठीक है। रिपब्लिक डे 2024 को मनाते हैं। रिपब्लिक नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 को बनाते हैं। केनीज फिल्म फेस्टिवल 2024 को बनाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, वोकल फॉर लोकल, यूनिटी हम प्रेजेंट करते हैं। 2016 से हमने शुरू किया गया था और रिपब्लिक डे के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है और 6-7 दिन तक ये चलता है, 26 से 31 जनवरी तक चलता है। तो आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट, भारत पर्व। नेक्स्ट बात बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 377 को किसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? नाज फाउंडेशन, इंडियन ट्रस्ट, बचपन बचाओ आंदोलन, संभव फाउंडेशन इंडिया, एक्शन एड इंडिया। 377 बहुत ही फेमस इशू था और काफी टाइम तक 4-5 साल न्यूज में चला था। दैट इज नाज फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट। ठीक है, आंसर इज ए इज करेक्ट। जो हमारी आंसर की है बहुत ऑथेंटिक है, काफी रिसर्च एनालिसिस के द्वारा हमारे टीम के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज आई थिंक इट विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आर करेक्ट। क्या बात कर रहा है? द एक्ट प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लीगली वैलिड इन सेम मैनर एज हैंड रिटन सिग्नेचर, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वैलिड हो जाते हैं जो हैंड सिग्नेचर होते हैं। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव गिवन द पावर टू मेक रूल्स। अरे नहीं भाई, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द पावर टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव सच पावर। आंसर इज ए ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गए, मतलब मैंने कोई सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, ये सिग्नेचर आप वाइडली कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो हैंड रिटन होते हैं और डिजिटली सिग्नेचर होते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक रेपुटेड पोस्ट पे हूँ, मुझे 10,000 पेपर साइन करने हैं, तो मैं रोज थोड़ा ना बैठूंगा साइन करने के लिए। तो डिजिटली सिग्नेचर वैलिड होते हैं, उसको लीगली वैलिड होते हैं सेम मैनर में जो कि एक हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज करेक्ट। सो बेसिकली ये क्या बात करते हैं? इट्स अ बॉडी टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट अ कैंडिडेट वैकेंसीज फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। नो। Employment in private sector facilitated in all the district, particularly in aspirational district 117. It is set up in 2014. No, it is not set up in 2014. This thing you should remember. It has been accorded constitutional status. अरे भाई constitutional status नहीं मिला है इसको. It has not been accorded a constitutional status. So it has been employment in private sector facilitated in all the district, particularly the aspirational district. B option is correct. National Recruitment Agency. RDSO, Research and Design Organization, is research and development wing of which of the following organization? अभी आपने कवच सुना होगा, कवच एंटी कोलिजन ट्रेन सिस्टम है, वो RDSO ने बनाया था, रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडियन रेलवे का विंग है, उसके लिए काम करता है। दैट इज सी ऑप्शन, इंडियन रेलवे इज करेक्ट। ना ही इसका भावा आंसर है, ना ही इसरो है,
ना ही डीआरडीओ है, इंडियन रेलवे इज करेक्ट। ठीक है, आपने जैसे ही कवच के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा आरडीएसओ ने बनाया, रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये विंग किसका, ये इंडियन रेलवे का विंग है, इट इज करेक्ट। देखिए ये जो स्टडी है जो कि सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ये एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है या 3 महीने या 6 महीने की प्रिपरेशन नहीं है। इट विल टेक अराउंड 7 to 8 months अ कंप्लीट टाइम टू प्रिपेयर दिस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तब जाके आप उस लेवल तक रीच करोगे और उस लेवल तक आप राइज करोगे। ठीक है, इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए ना, ये करंट अफेयर की आप बात करें ना तो 1.5 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछे गए। अब आत्मनिर्भर भारत स्कीम की बात करी जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प की थी। ये 2020 में कोविड राहत पैकेज में 20 लाख करोड़ की स्कीम थी, जो कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि इंडिया को क्या करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है बाय स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। सो क्या बोला गया था इसमें, आत्मनिर्भर भारत 2020 में स्टार्ट किया गया था कोविड राहत पैकेज के अंदर। ठीक है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, जिसमें बोला गया था इनहांसिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, और इंसेंटिवाइज करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। सो हियर बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद द व्यू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग। किसको लेके ये बात किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड की बात कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, उनके लिए ये किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर एस्टैब्लिश्ड। ठीक, स्पोर्ट पर्सन, सी ऑप्शन, जिसमें कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की बात की जा रही है, इक्विपमेंट्स की बात की जा रही है, प्रॉपर स्टेडियम की बात की जा रही है, कोचिंग फैसिलिटीज की बात की जा रही है। इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम recently won the Badminton Asia Championship 2024, which of the following player was not a part of team? कौन सा उस पार्ट का टीम नहीं था? So here PV Sindhu is not a part of that team. So Teresa Jolie was the part, Anmol Kharab was the part, and Saina Nehwal was the part of that team. But PV Sindhu is not a part of that badminton team. That is Badminton Asia Team Championship. नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, इंडियन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। द सिद्धा सिस्टम इज अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द सोवा रिक्पा हैज बीन प्रैक्टिस इन हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। यूनानी सिस्टम मेडिसिन हैज बीन डिसएसोसिएटेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यूनानी एंड सुश्रुता संहिता इज अ मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा। देखिए यूनानी सिस्टम हैज रिसेंटली डिसएसोसिएटेड, ऐसा तो कुछ है ही नहीं आयुष। आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई थी सभी के लिए, so that is option C is incorrect, not up correct. ठीक है, सिद्धा इज करेक्ट, सोवा रिक्पा इज करेक्ट, जो कि हिमालयन रीजन में होती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एंड सुश्रुता संहिता इज द मेजर सोर्स ऑफ आयुर्वेदा, इट इज आल्सो करेक्ट, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज बीन डिसएसोसिएटेड, इट्स नॉट करेक्ट, आंसर इज सी। 108 की बात करते हैं, निष्ठा स्कीम की बात की जाए। अगर आप निष्ठा स्कीम की बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, व्हाट इज निष्ठा स्कीम? सो निष्ठा है क्या, व्हाट इज निष्ठा? इट इज नेशनल मिशन फॉर इंप्रूविंग द लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री लेवल। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम है जो एलिमेंट्री लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। निष्ठा स्कीम की बात की जा रही है, ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये नेशनल मिशन है टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री, सो इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये ऐसा कुछ नहीं है, लवासना की बात नहीं कर रहा है सिविल सर्वेंट की, ये टीचर प्रोग्राम नहीं है, दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा है, ये वर्कशॉप नहीं है, इलेक्टेड मेंबर एमपी एमएलए लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। निष्ठा की बात की जा रही है, एलिमेंट्री लेवल पे ये टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके थ्रू वो लेक्चर डिलीवर कर सकें, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं ब्रिक्स की असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है, नीचे स्तर से ऊपर तक में जाना है। ठीक है, इसके में आप देख सकते हैं ब्रिक्स में जो हमारी रैंकिंग सबसे पूरी रहती है, इंडिया आएगा, दैट इज 2 विल बी देयर, देन विल बी और साउथ अफ्रीका विल बी और सेकंड, देन ब्राजील, then will be your China, and then will be your Russia. That will be your 2, 5, 4, 1 and 3. Option A
आपको मैच कर रहा है। एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ब्रिक्स के अंदर जो रैंकिंग दी गई थी, सबसे कम फिर ज्यादा उसकी बात की जा रही है। इंडिया हैज साइन अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है बाय EFTA, यूरोपियन ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप? कौन सा उस मेंबर का पार्ट नहीं है? इंग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, इंडिया है। इंग्लैंड उसका पार्ट नहीं है, इंडिया के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत डीप में भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसमें से कौन सा कंट्री है? देखिए रशिया यूक्रेन से आप सीडीएस के लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर देखें, जो भी टर्म न्यूज में थे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा ऐसा कंट्री है दैट कंट्री दैट शेयर टेरिटोरियल बॉर्डर विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और पोलैंड। द करेक्ट आंसर इज बेलारूस। बेलारूस दैट शेयर्स बॉर्डर विद रशिया एंड यूक्रेन। और आप बात करें इनके बारे में, इसमें आपका हंगरी है, ठीक है, ये मोल्डोवा है, ये सारे कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया और यूक्रेन के साथ। और बेलारूस है जो कि कॉमन बॉर्डर शेयर करता है रशिया और यूक्रेन के साथ। इन जून 2024 इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम MOU विथ USA सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। कि इंडिया ने एक MOU साइन किया है यूएस के साथ, जो कि इंडियन रेलवे में नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा। वो कब तक करेगा? दैट इज 2030 तक हम लोग करेंगे, ठीक है। 2030 तक हमारा टारगेट है जो हमको अचीव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट PM जनमन। अब जनमन की बात करें तो जनमन क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जनमन क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, दैट इज न्याय महाअभियान। आपको बस इसका फुल फॉर्म ही पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो कि ट्राइबल ग्रुप से उनको लेके बात किया। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। देखिए पहला बोलता है इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी टू वोटर। बिल्कुल नहीं भाई। इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डीपनिंग द डेमोक्रेसी, पंचायती राज, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं, इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिटिंग द माइग्रेंट वर्कर, नहीं। अब आप सी ऑप्शन पर हैं, इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिटिंग द एवरी मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें आप हाउसिंग की बात की जा रही है, क्लीन वाटर की बात की जा रही है, ड्रिंकिंग वाटर की बात की जा रही है, सैनिटेशन की बात की जा रही है। ये PM जनमन स्कीम है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए जो भी स्कीम न्यूज में 2023 की स्कीम देखिए पूछी गई थी, और देखिए कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, सागर सेतु इज अ मोबाइल ऐप विच एम टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। हरित सागर एम अचीविंग नेट जीरो कार्बन इमिशन। बिल्कुल नहीं, हरित सागर ही करेक्ट नहीं है। बागर सागर मंथन मिशन जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। एंड कॉस्ट सरीना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया। ये भी सही है, लेकिन हरित सागर नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात नहीं करता है, ग्रीन कवर की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो इन इट्स स्टडीज हैज रिवील्ड दैट देयर इज 178% ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ जिपांग घाट ग्लेशियर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, कहां पर ये सिचुएटेड है? ठीक है, जहां पर 178% इंक्रीज हुआ है उसके साइज में ग्लेशियर लेक के, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो हियर द करेक्ट आंसर इज हिमाचल। हिमाचल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ब्रू रियांग एग्रीमेंट बाय NLFT एग्रीमेंट, द त्रिपाठी एग्रीमेंट विथ किसके साथ हुआ है? ये चीज आपको बतानी, विथ whom they have signed with this agreement, that is त्रिपुरा, तिरुपुरा, असम त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम। दैट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट पे भी एम्फसाइज किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पे भी एम्फसाइज किया गया है, निष्ठा स्कीम पे भी एम्फसाइज किया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वॉन द 96 अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल नहीं है, बारबी नहीं है, किलर ऑफ द फ्लावर मून नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये न्यूज में भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। द फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर ओपन इन विच अमंग द फॉलोइंग हॉस्पिटल? पहला ओपीडी जो डेडिकेटली ट्रांसजेंडर के लिए वो कहां ओपन किया गया है? एम्स न्यू दिल्ली, पीजीएमआई चंडीगढ़, केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, आरएमएल राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली। आंसर डी इज करेक्ट, आरएमएल में ये खोला गया है फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आईएनएस तारुमगली इज नॉट करेक्ट। आईएनएस की बात करें, अभी रिसेंटली इसको फिर से रिकमीशन किया गया है। इट्स अ फास्ट अटैक कमीशन बाय इंडियन नेवी, करेक्ट है। नॉट करेक्ट की बात बोला जा रहा है। इट वाज कमीशन बाय नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, अगेन इट इज करेक्ट। इट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंकन नेवी। श्रीलंकन नेवी को तो नहीं दिया गया था, ये दिया गया था आपके मालदीव्स को, मालदीवियन को दिया गया था। एंड इट वाज रिटर्न टू इंडियन नेवी इन 2023, और इंडिया में 2023 में इसको वापस बुला लिया गया। इट वाज सपोज टू बी यूज्ड फॉर कोस्टल सर्विलेंस, अगेन इट इज करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात की जाए तो सी ऑप्शन नॉट करेक्ट है। श्रीलंका को नहीं दिया गया था, मालदीव्स को दिया गया था, इतना आपको याद है। यूपीएससी देखिए कहां कहां जरा जरा सा चेंज करके आपको बिल्कुल कंफ्यूज किया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन फाइनल एग्रीमेंट कॉप 28 एसोसिएटेड टारगेट? जो कॉप 28 आपका दुबई में हुआ था उसमें फाइनल एग्रीमेंट बना था विच अचीविंग द नेट जीरो बाय 2050, किसके में? फॉसिल फ्यूल फेज आउट, मीथेन एमिशन कट, ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस। द करेक्ट आंसर इज फॉसिल फ्यूल फेज आउट। कॉप 28 हुआ था जो आपका दुबई में। कॉप 29 जो होना है वो कहां पर होना है? कॉप 29 बताइएगा आप लोग, कॉप 29 कहां पर होना है? एक बार क्वेश्चन भी आया था सीएपीएफ में, कॉप 26 पूछ दिया, कॉप 27 पूछ दिया, कॉप 28 पूछ दिया, कॉप 29 पूछ दिया, और कहा मैच कर दीजिए कब कहां कहां होना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कॉप 26 जो हुआ था आपका यूके में हुआ था, कॉप 27 आपका इजिप्ट में हुआ था, कॉप 28 दुबई में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। कॉप 29 कहां पर होना है? ठीक है, बाकू में होना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आंसर इज ए करेक्ट। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया पूरी अच्छी तरीके से, आपको सारी चीजें बताई, करंट अफेयर का वेटेज भी बताया, किस तरीके से किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वेटेज कवर करना है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है। देखिए पहले हम लोग बोलते थे 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, बट फॉर माय ओपिनियन यू शुड बी गोइंग फॉर अराउंड 1 ईयर का आप करंट अफेयर पढ़ें। अभी से आप अगर आप स्टार्ट कर दें, इफ यू आर टारगेटिंग नेक्स्ट 2025, देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जो आपने पेपर दिया हो उसका करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है, आपके पास नोट्स होंगे, करंट जो है वो आपको डेली फॉलो करना है, जिसके तहत आप बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट स्कीम पे एम्फसाइज करना है, स्पोर्ट्स पे एम्फसाइज करना है, ठीक है, आपके डिफेंस पे एम्फसाइज करना है। ठीक है, कोच क्या क्या चल रहा है, आईएनएस के बारे में बोला जा रहा है, तरमुंगली के बारे में बोला गया है, कुछ शिप के बारे में बोला गया है, डिफेंस में इसरो के बारे में बात करना है, डीआरडीओ के बारे में बात करना है, इन सब के बारे में आपको चीजें देखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है डिफेंस करंट अफेयर्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।